करो आप। हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। हमारे सॉल्यूशन वाला चैप्टर चल रहा है और सॉल्यूशन वाले चैप्टर का जो लास्ट वीडियो था, उस लास्ट वीडियो में हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे और मैं आपको यूनिट्स पढ़ा रहा था कंसंट्रेशन मेजरमेंट की। उनमें हमने जो पहली यूनिट थी उसकी बात करी थी परसेंटेज यूनिट, और परसेंटेज यूनिट में आपने बात करी थी W/W%, W/V% एंड V/V%। इन 3 यूनिट की हम बात कर चुके थे। हमारा इन दोनों से रिलेटेड मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, सोल्व करवाए थे, और लास्ट में हम बात कर रहे थे V/V% की। हमने ये कहा था V/V% की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml present in 100 ml सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml present in 100 ml solution is called V/V%। मतलब यहां मैंने सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लिया है और सॉल्यूशन के लिए भी वॉल्यूम लिया है, तो जब दोनों का वॉल्यूम ले रहा हूं तो मैंने लिखा V/V%। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं V/V% इक्वल टू, तो क्या लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किस में लेना है भाई? ml में, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है? ml में। किससे मल्टीप्लाई करना है? 1000 से, 100 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है, ये भी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना होना चाहिए? 100 ml। कितना लिखना चाहिए हमको? 100 ml सॉल्यूशन लेना चाहिए। ठीक बात है, ये हमारा बेसिक सा एक फॉर्मूला हो गया उसके लिए। अब मान लो मैंने आपसे ये कहा कि आपके पास एक एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 5% V/V यूरिया सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है? 5% V/V यूरिया सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अब जब 5% V/V यूरिया लिखा हुआ है तो ठीक है, इसका सीधा सिंपल सा मीन क्या हो सकता है कि मेरे पास 5% है तो मैं बोल सकता हूं 5% V/V का मीन है मेरे पास 5 ml यूरिया है, मेरे पास 95 ml सॉल्यूट है, या मैं ऐसे बोल सकता हूं मेरे पास 100 ml सॉल्यूशन है, और उस 100 ml सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसकी जो अमाउंट है वो कितनी है? तो मैं बोलूँगा उसकी अमाउंट है 5 ml। क्लियर है बात? अब मैंने आपको तीनों चीज़ें क्लियर करी, W/W, V/V और WV, सारी चीज़ें क्लियर करी आपने। इसके बेस पे मैं ये कहता हूँ, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, इन एग्जाम्पल का आपको मुझे मीन बताना है। या मान लो मैं आपसे कहता हूँ, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, एक क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन है, सपोज करो 5 ml H2SO4, 5 ml H2SO4 solution, H2SO4 present in a solution, then calculate the V/V% of solution। चलो 5 की जगह 10 कर लेते हैं, क्योंकि 5 का आपने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया। अब मैंने यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल किसका लिया? 10 का। क्या बोला मैंने? 10 ml H2SO4 प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट द V/V% ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका सिंपल सा मीन है, सोल्व आउट करो तो ठीक, नहीं तो आप डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि यहाँ 10 ml H2SO4 आ गया, मतलब V/V% मेरे पास कितना बनेगा भाई? 10 आएगा। V/V% की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। कैसे आ रही है? तो अगर हम फॉर्मूले में अप्लाई करें तो फॉर्मूला क्या है हमारा? ये लिखा हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम नहीं दिया बट हमें परसेंटेज वैल्यू दे दी, परसेंटेज दे दी, इसका मीन हमें ये कितना मानना है? 100 ml मानना है। और यहाँ आपको H2SO4 कितना दिया हुआ है? 10 ml।
तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं ये बोलूँ V/V% इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ml अपॉन में सॉल्यूशन का कितना है 100 ml इंटू 100 कैंसिल आउट होगा तो V/V कितना हो गया 10। समझ में आ रही है बात? तो जहां भी परसेंटेज यूनिट के क्वेश्चन आएंगे आगे हम जब मोलेलिटी की बात करेंगे उस मोलेलिटी में जनरली आपको परसेंटेज यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं, वहां आपको W/V% मिलता है, ठीक है, और W/W मिल सकता है या V/V मिल सकता है, मोलेलिटी और मोलेरिटी, उन केस में आपको ये चीज वहां आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन वाले पॉइंट्स की। ठीक बात है। चलो मान लो मैंने आपसे ये कहा हमने ऐसे लिखा, क्वेश्चन लिखो व्हाट इज द मीन ऑफ, क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज द मीन ऑफ 5% W/W ग्लूकोज, व्हाट इज द मीन ऑफ 5% W/W ग्लूकोज, 5% W/V HNO3, 5% W/V HNO3 and 15% V/V यूरिया सॉल्यूशन। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आगे कई जगह मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन में सिंपल चीज लिखी हुई है व्हाट इज द मीन ऑफ 5% W/W ग्लूकोज, 5% W/V HNO3 या 15% V/V यूरिया सॉल्यूशन। तो सीधा सिंपल सा मीन है। इस सॉल्यूशन की मैं बात करूं, इसमें मेरे पास ग्लूकोज कितना है 5 ग्राम, तो मेरे पास सोल्यूट 95 ग्राम। अगर मैं इसकी बात करूं तो सोल्यूट कितना 5 ग्राम, सॉल्वेंट कितना 95 ml, क्योंकि यहाँ V आ रहा है तो क्या लिखूंगा 95 ml। और अगर टोटल बात करूं वॉल्यूम की तो वो सॉल्यूशन कर लेंगे और वो 95 + 5 ऐड होके कितना हो जाएगा 100। फिर यहाँ देखो 15, तो 15 V/V यूरिया का सिंपल सा मीन है कि इसमें सॉल्यूट कितना 15 ml, और अगर मैं बात करूं सोल्यूट की तो क्या लिखोगे 85 ml। क्लियर सी बात है, यहाँ 85 ml सोल्यूट है और सॉल्वेंट है और 15 ml क्या है सोल्यूट है। क्लियर बात। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की यूनिट। अब हमने बात करी थी कि हमारी जो ये परसेंटेज की यूनिट्स हैं, इन परसेंटेज यूनिट में बेसिकली जो परसेंटेज यूनिट आपने निकाली ठीक वैसे ही हम एक और यूनिट की बात करते हैं, और वो यूनिट है 4th नंबर की जो आपकी यूनिट है वो है ppm कंसंट्रेशन। कौन सी यूनिट पढ़ेंगे हम? ppm कंसंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन। ppm का मीन क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। ppm का मीन क्या है बच्चों? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मीन ये है, सिंपल वे में समझो, वहां परसेंटेज देख रहे थे तो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पार्ट्स पर मिलियन में देखना है तो 100 की जगह 10⁶ यूज में लेना है, 10⁶ यूज में लेना है। फॉलो कर सकते हैं क्या? तो चलो मैं ये कहता हूं, इसके अकॉर्डिंग मैं ये कहता हूं द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट। सिंपल सी चीज, इस चीज को समझो, द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, वहां आपके पास एक फिक्स वैल्यू थी, आप बोल रहे थे ग्राम में है, या वहां आप बोल रहे थे कि ठीक है वो ml में है, लेकिन यहां आपने क्या लिखा? द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन अब 100 ml नहीं लेना है, क्योंकि 100 ml तब ले रहे थे जब परसेंटेज की बात कर रहे थे। अब 100 ml की जगह आपको क्या लेना है? पर मिलियन। क्या लेना है? पर मिलियन, प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक बात है, वहां भी सॉल्यूशन ले रहे थे, यहां भी ले रहे थे, लेकिन यहां क्या करना है? नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन करना है। मतलब क्या करना है? देखो मैंने आपको कहा ppm कंसंट्रेशन,
पीपीएम कंसंट्रेशन के लिए यहां क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक बात है। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो किस में लेनी है, पर मिलियन पार्ट के अकॉर्डिंग लेनी है, और पर मिलियन पार्ट के अकॉर्डिंग लूंगा तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, 10⁶ से मल्टीप्लाई कर, किससे मल्टीप्लाई करना है, 10⁶ से। तो फॉर्मूला क्या बन गया पीपीएम कंसंट्रेशन का, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट इनटू क्या करना है, 10⁶। क्लियर बात है। पहला पॉइंट पीपीएम कंसंट्रेशन से रिलेटेड, बोलो कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस पीपीएम कंसंट्रेशन को आपको यूज में कब लेना है। तो मैंने ये कहा इट यूज्ड when amount of solute, it used when amount of solute is negligible, amount of solute is negligible। क्या बोला मैंने, सोल्यूट का अमाउंट क्या हो, नेग्लिजिबल हो। अच्छा आपको कैसे पता चले नेग्लिजिबल है या नहीं है, तो देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। पीपीएम और पीपीबी दो कंसंट्रेशन है आपके पास, पीपीएम कंसंट्रेशन और में पीपीबी एक और कंसंट्रेशन होती है। इस पीपीबी कंसंट्रेशन में आप क्या करते हो, ये तो हो गया पार्ट्स पर मिलियन और ये हो गया पार्ट्स पर बिलियन, और पार्ट्स पर बिलियन का मीन है आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10⁹ से मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला सेम यही रहेगा जो यहाँ लिख रहा है, बट यहाँ आपने किससे मल्टीप्लाई किया, इसको 10⁶ से मल्टीप्लाई किया, और 10⁶ से इसको मल्टीप्लाई किया, तो वहां आप किससे कर देंगे, 10⁹ में, जब पार्ट्स पर बिलियन की बात करूंगा। तो ये जो दो यूनिट मैंने लिखी, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, इन यूनिट को आप उस केस में यूज में लेंगे जब सोल्यूट का अमाउंट नेग्लिजिबल होगा। नेग्लिजिबल से मीन क्या है, चलो हम बात करते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स एंड एयर पोल्यूटेंट्स की। ठीक है, आपको सबको पता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्या CO2 एयर पोल्यूटेंट है, तो हम बोलेंगे यस, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए CO2 जो है वही रेस्पॉन्सिबल है। अब मैंने आपसे ये बोला कि आपको एटमॉस्फेयर में CO2 जो है उसको काउंट करना है कि कितना परसेंट CO2 का है। तो हमने ये देखा कि ओवरऑल अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो CO2 का परसेंट है 0.03%, ओवरऑल एटमॉस्फेयर में इतना सही है। अब आपको मैं एक पर्टिकुलर एरिया देता हूं, मैंने आपको बोला किसी एक सिटी में जाओ या किसी एक विलेज में जाओ या कोई एक पर्टिकुलर एरिया फिक्स करो, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, उस पर्टिकुलर एरिया में CO2 का परसेंटेज अगर हमें काउंट करना है तो हम उसको कैसे काउंट करें। तो उस केस में मैं अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करके काउंट करूंगा तो मेरे पास तो वैल्यू 0 होगी, लगभग कुछ ही नहीं आएगा। तो जब ऐसे केस होते हैं जहां एयर पोल्यूटेंट या वाटर पोल्यूटेंट्स की बात होती है, वहां आपको कौन सी यूनिट काम में लेनी है भाई, पीपीएम कंसंट्रेशन को यूज में लेना है। और पीपीएम कंसंट्रेशन को यूज में लेंगे तो हम उस वैल्यू को या तो पीपीएम के केस में 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे और पीपीबी के केस में 10⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर बात है। तो मैंने आपको यह कहा पीपीएम कंसंट्रेशन कब यूज करनी है, व्हेन अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज नेग्लिजिबल। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात इस कंसंट्रेशन के लिए और है, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन W/W, W/V एंड V/V तीनों तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है। मतलब ये जो तरीके आपने यहाँ पढ़े थे परसेंटेज में, वो यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि पीपीएम कंसंट्रेशन is represent by W/W
W अपॉन V एंड V अपॉन V। ppm कंसंट्रेशन इज रिप्रेजेंट बाय, किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? W अपॉन W से भी कर रहा हूँ, W अपॉन V से भी कर रहा हूँ और V अपॉन V से भी कर रहा हूँ। तीनों केस में रिप्रेजेंट हो सकती है और तीनों में रिप्रेजेंट करना है तो ये परसेंटेज वैल्यू थी, इस परसेंटेज वैल्यू की जगह केवल यहाँ 10 टू की पावर 6 10 टू की पावर 6 V अपॉन V इंटू 10 टू की पावर 6 लगता जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट इंटू 10 टू की पावर 6। अब इस फॉर्मूले को आप वेट में ले सकते हो, वेट वॉल्यूम में ले सकते हो और वॉल्यूम यूनिट में ले सकते हो। बोलो किया जा सकता है क्या? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। देख, फिफ्थ नंबर पे मैं यूनिट लेता हूं, वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए है भाई क्योंकि मोल फ्रैक्शन गैसियस स्टेट से भी रिलेटेड है। आगे मैं राउल्ट्स लॉ पढ़ाऊंगा, उस राउल्ट्स लॉ में भी आपको मोल फ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जब आपने गैसियस लॉ पढ़ा था तो डोल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ में आपने मोल फ्रैक्शन यूज में लिया था, याद करो। वहां आपके पास एक फॉर्मूला था गैसियस स्टेट में, PI इक्वल्स टू P टोटल इंटू X। PI पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, P टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट, मतलब मिक्सर जो था उस मिक्सर का जो जितने भी कंपोनेंट थे उन सबका टोटल जो प्रेशर है वो P टोटल इन X। जिस कंपोनेंट का यहाँ पार्शियल प्रेशर ले रहे हो PI, उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। ये बात आई थी डोल्टन्स लॉ से, आपने 11th में क्लियर कर रखा है ये, ठीक है। इसकी बात हम बाद में करेंगे। चलो पहले वापस से इधर आओ। हमने क्या बोला, हमारा टॉपिक क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? तो मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करना है? पहली चीज तो समझ लो, मोल फ्रैक्शन को स्मॉल x से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करना है? स्मॉल x से रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए, डेफिनेशन लिखने से पहले एक चीज समझ लो। मान लो मैंने आपको ये कहा, आपके पास कोई भी मिक्सर है, कोई भी क्या है? मिक्सर। इस मिक्सर में कंपोनेंट है मेरे पास A, B एंड C, ठीक है। ये जो कंपोनेंट है इनके मोल ऑफ कंपोनेंट, अगर कंपोनेंट के मोल की बात करूं तो इसके कंपोनेंट के मोल होंगे Na, इसके मोल हुए Nb और इसके मोल हो गए Nc। मेरे पास 3 कंपोनेंट्स हैं A, B, C किसी भी मिक्सर में। कंपोनेंट A के मोल मैंने लिखे Na मोल, B के मैंने लिखे Nb और C के मैंने लिखे Nc। अब मैं कहता हूं मोल फ्रैक्शन, क्या बोलूंगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। अब कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं तो देखो मैंने क्या लिखा। मैं पहले कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन देख रहा हूं तो क्या लिखूंगा? Na अपॉन में Na प्लस Nb प्लस Nc। कंपोनेंट A के लिए मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? मोल ऑफ कंपोनेंट A अपॉन में टोटल मोल। ये जो रेशियो आएगा, ये रेशियो ही क्या होगा? कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन होगा। ऐसे ही चलो हम बात करें B के लिए तो क्या लिखूंगा? Nb अपॉन में Na प्लस Nb प्लस Nc। ऐसे ही बात करूं Nc अपॉन में Na प्लस Nb प्लस Nc। क्लियर बात है? क्या मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हो? सिंपल सी चीज है। मैंने क्या बोला, किसी भी कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हो, उस कंपोनेंट के मोल और टोटल मोल का जो रेशियो है वो रेशियो ही क्या होगा? उस कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन होगा। बोलो ये चीज समझ में आई? ध्यान से देखो एक बार। अब जिनके ये चीज समझ में आ गई वो लोग बात करते हैं हम लोग कि ठीक है हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो मैं ऐसे लिख दूं क्या? द रेशियो
द रेशियो ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट एंड मोल ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल, ठीक है, एंड रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन, टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। ये डेफिनेशन होगी। मैंने आपको पहले वो चीज बताई, अब आप इजीली समझ लें। 11th में पढ़ा हुआ है सब लोगों का वैसा ये टॉपिक, लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने 11th में नहीं पढ़ा है वो थोड़ा सा ध्यान दें। द रेशियो ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल, इनका जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा? मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। और मैं मोल फ्रैक्शन को इस तरह से फाइंड आउट कर सकता हूं। मैंने बोला कोई भी मिक्सर है, उसमें ए बी सी 3 कंपोनेंट है, हो सकता है 2 भी हो सकते हैं, मिनिमम तो 2 तो कंपोनेंट होंगे ही ना मिक्सर में, तो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हमने कहा कंपोनेंट ए बी सी है, इसके मोल है एन ए एन बी एन सी, तो इसके लिए मोल फ्रैक्शन क्या होगा? एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एन बी के लिए क्या होगा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और एन सी के लिए क्या होगा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ये टोटल रेशियो हो गया। अब रिप्रेजेंट करना है तो इसको मैं एक्स ए से रिप्रेजेंट करूंगा, इसको एक्स बी से रिप्रेजेंट करूंगा, इसको एक्स सी से रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर बात है? अब इसको रिप्रेजेंट कर लिया हमने, तो मैं एक नोट लिखाता हूं। ये नोट हमारे कई जगह यूज में आएगा भी, राउल्स लॉ में, क्योंकि राउल्स लॉ के जो भी क्वेश्चन आप सोल्व करोगे उन क्वेश्चन में हमें इस नोट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ज़्यादातर मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन है वो इससे सोल्व होंगे। तो देखो मैंने लिखा द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ all components is always 1. The sum of mole fraction of all component is always 1. फिक्स है 1 होगा। कहने का मीन क्या है यहां समझो। मैंने ऐसे लिखा एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना होगा? 1। सपोज करो मेरे पास कंपोनेंट कितने? 2 ए एंड बी, तो ए एंड बी 2 कंपोनेंट है, तो इनके मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो किसके इक्वल होगा? 1 के। मान लो किसी मिक्सर में मेरे पास 3 कंपोनेंट्स हैं और 3 कंपोनेंट है, तो क्या लिखूंगा? एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल टू 1 लिख दूंगा। बट ये चीज फिक्स रहेगी कि जो सम होगा मोल फ्रैक्शन का किसी भी मिक्सर के कंपोनेंट्स के लिए वो ऑलवेज कितना होगा बच्चों? वो हमेशा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कर सकते हैं क्या? चलो, एक तो ये नोट आपको यूज है। फिर चलो अब ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया मोल फ्रैक्शन के लिए, जो फॉर्मूला आपने यूज में लिया, मतलब मैंने ऐसे लिखा मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला यूज लूंगा, बट ये फॉर्मूला आपको उसी केस में यूज में लेना है जब आप लिक्विड फेज की बात करें। किसकी बात करेंगे? लिक्विड फेज में अगर आप मोल फ्रैक्शन चेक कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला यूज में लेंगे, अदरवाइज आपको ये फॉर्मूला यूज में नहीं लेंगे। तो फिर वेपर फेज आए तो क्या करना है? तो चलो नेक्स्ट नोट पे चलते हैं। नेक्स्ट नोट में मैं ये कहता हूं इन वेपर फेज मोल फ्रैक्शन कैलकुलेटेड बाई इन वेपर फेज मोल फ्रैक्शन कैलकुलेटेड बाई
डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लो इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट बाय डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लो। और ये डाल्टन्स का जो पार्शियल प्रेशर लो था ये आप लोग 11th में क्लियर कर चुके थे, एक बार वापस से समझ लो। P इक्वस टू PA प्लस PB प्लस PC, यही था। और इस पे PV इक्वस टू NRT अप्लाई करता हूँ। क्या अप्लाई करता हूँ? PV इक्वस टू NRT। तो ये NRT अप्लाई करूँ, P इक्वस टू N/VRT हो जाएगा। अब अलग अलग कंपोनेंट है तो Na, Nb, Nc ले लूंगा और उनको जब यहाँ लूंगा यूज में तो उसके बेस पे मेरे पास एक फॉर्मूला फाइंड आउट करता हूँ। वो फॉर्मूला क्या होगा? Pi इक्वस टू P टोटल इंटू एक्स। मतलब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें दो फॉर्मूले यूज में लेने हैं, एक लेना है ये, एक लेना है ये। बट ये फॉर्मूला उसी केस में यूज में लेना है जब किसकी बात करनी है? वेपर फेज की बात करनी है। और ये तब लेना है जब आप लिक्विड फेज की बात करते हैं। बात समझ में आ गई क्या? जिनके समझ में आ गई वो एक क्वेश्चन लिखें। अच्छा, आगे देखो एक चीज और यही क्लियर कर लो उसको। आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हो आप लोग, और जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि वहां भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। समझ में आ रही है बात? तो जब आपको वहां इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो उस केस में आपको क्या करना है? तो हमने ये फॉर्मूला लिया है Pi बराबर P टोटल इंटू एक्स। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखो हमने कहा XA, इस फॉर्मूले से बता रहा हूं, XA किसके इक्वल होगा भाई? PA अपॉन में P टोटल के इक्वल होगा क्या? अगर XB देखता हूं तो वो क्या होगा? PB अपॉन में P टोटल के इक्वल होगा। तो आप लोग एक काम करें, जैसे ही आपने XA फाइंड आउट कर लिया कंपोनेंट 1 का, तो हमने कहा इनका टोटल कितना है? 1 के इक्वल है। तो XA मेरे पास आ गया तो मैंने लिखा XA प्लस XB इक्वल टू 1 हो गया क्या? अब मुझे XA मिल गया तो क्या मैं XB निकाल सकता हूँ 1 माइनस XA से? क्योंकि ये फिक्स है, मोल फ्रैक्शन का जो टोटल होगा वो जो सम है वो सम ऑलवेज कितना होगा भाई? 1 होगा। ठीक है, चलिए हाँ भाई, नोट कर लिया क्या? चलो, जिन्होंने नोट कर लिया क्वेश्चन लिखेंगे। in a solution 20 gram H2O, in a solution 20 gram H2O, 40 gram C2H5OH, in a solution 20 gram H2O, 40 gram C2H5OH ethanol and 40 gram CH3OH methanol are present, then calculate the mole fraction of each component in a solution 20 gram H2O, 40 gram ethanol and 40 gram methanol are present, then calculate the mole fraction of each component। ठीक है, यहाँ आपके पास जो वैल्यू है वो ग्राम में दी हुई है भाई।
और फॉर्मूले में आपको मोल लेना होता है। ये देखो मोल ऑफ कंपोनेंट। तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन मिलते ही ये देखो ग्राम है या डायरेक्ट मोल मिला है। अगर ग्राम मिला है तो ग्राम को मोल में चेंज करना है, तो हमने क्या लिखा, मोल इक्वल्स टू ग्राम अपॉन में ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम अपॉन में ग्राम मोलिकुलर मास। इस फॉर्मूले को यूज लेना है और यूज में लेके किस में चेंज करना है, मोल में चेंज करना है। बोलो कर सकते हो क्या? ठीक है, अब चलो देखिए कैसे सॉल्व करना है सॉल्यूशन। हमारे पास पहला कंपोनेंट है H2O, सेकंड कंपोनेंट एथेनॉल और थर्ड कंपोनेंट है मेथेनॉल। सॉल्यूशन में हमने बात करी ए पॉइंट। फर्स्ट में बात करता हूं मोल ऑफ H2O, वाटर के मोल क्या हो, मोल निकाल लें। मोल के लिए फॉर्मूला क्या था भाई, अमाउंट इन ग्राम एंड ग्राम मोलिकुलर मास, यही था। तो देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे मोल निकालने हैं H2O के मोल निकालूंगा। इन मोल को मैं NH2O से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करूंगा, NH2O से रिप्रेजेंट करूंगा। NH2O से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो कितना है भाई, 20 अपॉन में कितना हो गया 18। इसको सोल्व आउट करूंगा तो H2O के मोल आ जाएंगे। फिर देखो B, मैंने लिखा मोल ऑफ एथेनॉल C2H5OH, इसको भी किससे रिप्रेजेंट करूंगा, NC2H5OH से रिप्रेजेंट करूंगा। टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है C2H5OH की, 40 ग्राम, और 40 ग्राम दे रखी है और इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, ये लो 40 और मोलिकुलर वेट होता है 46। सी पे चलो, मोल ऑफ मेथेनॉल CH3OH, कैसे लिखूंगा, NCH3OH। ठीक है, बोलो वैल्यू कितनी थी 40 अपॉन एथेनॉल का मोलिकुलर वेट कितना है 32। इसके बेस पे पहले मोल कैलकुलेट करोगे, जो मोल आएंगे उन मोल के बेस पे क्या निकालना है आपको, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपका पहला वर्क हो गया। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। इसको क्या बोलूंगा, XH2O, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को X से रिप्रेजेंट करना है और X से रिप्रेजेंट किया तो चलो क्या हो गया मेरे पास, मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है, X इक्वल्स टू मोल अपॉन टोटल मोल। बोलो यही था क्या? तो मोल अपॉन टोटल मोल करूंगा तो यहां क्या हो गया मेरे पास, 20 अपॉन में 18 अपॉन में, ये तो मैंने H2O के मोल ले लिए। अब टोटल मोल लूंगा तो टोटल मोल 20 अपॉन 18 प्लस 40 अपॉन 46 प्लस 40 अपॉन 32। मैंने लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, X C2H5OH से रिप्रेजेंट करूंगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। C2H5OH के मोल कितने हैं, बोलो 40 अपॉन में 46 अपॉन में टोटल मोल आएगा, और टोटल मोल कितना है भाई 20 अपॉन में 18 प्लस 40 अपॉन में 46 प्लस 40 अपॉन में 32। आगे सोल्व आउट कर सकते हो। फिर लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH, किसका लेना है आप, मेथेनॉल। मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल लूंगा, मोल बोलो 40 अपॉन में 32 अपॉन में 20 अपॉन में 18 प्लस 40 अपॉन में 46 प्लस 40 अपॉन में 32। आगे सोल्व आउट कर सकते हो। तो ये पहला केस हो गया, ये आपका सेकंड केस हो गया और ये आपका थर्ड केस हो गया। क्या यहां से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। In a solution
in a solution 3 components A, B, C are present in, ठीक है, क्या लिखा, 3 component A, B, C are present in 72, 96, 72, 96 एंड 92 ग्राम। अमाउंट दे दिया मैंने आपको, 3 कंपोनेंट आपके पास, कंपोनेंट ए बी सी है, ए का 72, 96, 92 ग्राम, प्रेजेंट इन 72, 96 एंड 92 ग्राम एंड द मोलर मास ऑफ कंपोनेंट molar mass of components is respectively 18, 32 and 46. Then calculate the mole fraction of each component. ये आपको मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, इसको आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, सबने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सोल्व करो। देखो आपको क्वेश्चन में ग्राम में मात्रा दी हुई है और जो ग्राम दिए हुए हैं उनके साथ साथ मोलिकुलर वेट दिया हुआ है। इसका मीन ये हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द मोल ऑफ ईच कंपोनेंट एंड आफ्टर इट वी कैन फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन। ओके, चलो फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट में मैंने लिखा मोल ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल्स टू, बोलो ग्राम में मेरे वैल्यू कितनी है, 72 अपॉन में 80, कितना आ गया 4। बी में मैंने लिखा मोल ऑफ कंपोनेंट बी, वैल्यू कितनी है 96 अपॉन में 32, कितना आ गया 3, कितनी वैल्यू है 92 अपॉन में कितना आ गया 46, कितना आ गया, ये हमारे पास मोल आ गए तीनों कंपोनेंट के। पहला काम कंप्लीट। सेकंड क्या करना है, मोल फ्रैक्शन। यहां लिया मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, और कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन है उसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा, एक्स ए से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करना है, एक्स ए से। जब उसको एक्स ए से रिप्रेजेंट करूंगा, एक्स ए से रिप्रेजेंट किया तो देखो क्या हो गया भाई, मोल अपॉन में टोटल मोल, और मोल कितने हैं, ए कंपोनेंट के मोल थे 4, टोटल मोल कितने हैं 4, 3, 7, 2, 9, सीधे लिख दूं क्या 4 अपॉन, ये इसका मोल फ्रैक्शन हो, कर सकते हैं। चलो फिर लिया मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, एक्स बी इक्वल्स टू 3 अपॉन में 9। फिर मैंने लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सी, एक्स सी 2 अपॉन में 9, 4/9, 3/9, 2/9, ये हमने क्या लिया मोल फ्रैक्शन। अब आप इन तीनों का टोटल करके चेक कर लो 1 आ रहा है या नहीं आ रहा, अप्रोक्सीमेट 1 होगा, 0.99 हो सकता है, 0.9998 हो सकता है, या 1 होगा, बट 1 से ऊपर नहीं जाना है। अगर 1 से ऊपर जा रहे हो मतलब आपका आंसर रॉन्ग है।
0.99 हो सकता है, 0.98 हो सकता है, उससे भी ज़्यादा कम नहीं हो सकता, उससे कम है तो भी आंसर रॉन्ग है। चेक करिए कितना आता है एक बार। कर लेंगे। क्या करना है, 4/9 अपॉन 3/9 अपॉन 2/9, इनका सबका टोटल कर लो। तो ये आ गया 9, 4, 3, 2, कितना गया 9/9 इक्वल्स टू कितना हो गया 1। क्लियर है बात, कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट। अच्छा, इसका जो सेकंड फॉर्मूला बच गया वेपर फेज का, मैंने बोला जब राउल्ट्स लॉ पढ़ाऊंगा तो राउल्ट्स लॉ में ये फॉर्मूला यूज में आएगा, वहां हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, क्योंकि वहां वेपर फेज की बात करेंगे। पहले आपको वेपर प्रेशर पढ़ाऊंगा, उसके बाद उसकी बात करें। ठीक बात है। चलो नेक्स्ट यूनिट है मोलिलिटी, यूनिट नंबर 6 मोलिलिटी। और मोलिलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करूंगा। मोलिलिटी पढ़ने से पहले एक चीज समझ लो, मोलिलिटी इज द बेस्ट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। मोलिलिटी इज द बेस्ट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन मेजरमेंट बिकॉज इट नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, यही यूनिट ऐसी नहीं है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। जितनी भी यूनिट आपने पढ़ी जिनमें वेट आ रहा है W/W, जहां भी आपको W/W मिल रहा है, उन यूनिट के लिए आप बोल सकते हो कि वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, उन पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। W/W परसेंट है, W/W परसेंट, W/W इंटू 10⁶, यानी कि ppm कंसंट्रेशन इस टर्म में है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। फिर मोल फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें कहीं भी वॉल्यूम नहीं आया है, जहाँ वॉल्यूम आ जाएगा वहाँ दिक्कत है। जिस फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं है, जिस भी फॉर्मूले में, वो सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो W/W, तो ठीक है, आप सिंपल सी बात करें, W/W, मोल फ्रैक्शन और मोलिलिटी, ये 3 यूनिट ऐसी होती है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है बेसिकली। और इनमें भी कंसंट्रेशन मेजरमेंट की सबसे बेस्ट यूनिट कौन सी है, मोलिलिटी है। आज हम बात करेंगे मोलिलिटी की। व्हाट इज द मोलिलिटी? हाँ देखिए, मोलिलिटी के लिए हम ऐसे बोलते हैं कि मोलिलिटी क्या है। पहले सबसे पहले डेफिनेशन से चलते हैं और सब चीज़ें बाद इजी में समझ में आएगा। इसके जितने भी क्वेश्चन है वो आराम से इजीली सोल्व कर दें, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बोला था W/W, W/V, V/V, ये जहाँ भी आएंगे इनका यूज आप मोलिलिटी में करेंगे, क्योंकि मोलिलिटी के क्वेश्चन इनसे रिलेटेड है। समझ में आ रही है बात आपके? कर सकते हैं। अब देखो, हमने कहा ये कंसंट्रेशन मेजरमेंट की एक यूनिट है, तो हम क्या बोल रहे हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट। क्या बोला मैंने? अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम। अच्छा, 1000 ग्राम को 1 kg भी तो बोल सकता हूं, तो 1000 ग्राम और 1 kg, ठीक है, 1 किलोग्राम सोलवेंट में प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में वो यूनिट क्या बोली जाएगी, मोलिलिटी बोली जाएगी। ठीक बात है। देखो क्या बोला मैंने, मोलिलिटी m, मैंने लिखा अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, किसमें लेनी है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम solvent, amount of solute present in 1000 gram or 1 kilogram solvent is called molality of solution. सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें, बिल्कुल सिंपल है। क्या बोला हमने, अमाउंट ऑफ सोल्यूट
अब ये जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट ले रहे हो, ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सॉरी, आपको यहाँ ग्राम की टर्म में नहीं लेना है, क्योंकि हम अब तक जितनी भी डेफिनेशन में जा रहे थे उनमें हम ग्राम यूज कर रहे थे, बट यहाँ आपको क्या मिला, मोलिलिटी, मतलब यहाँ मोल आ रहा है कहीं ना कहीं, तो आपको मैंने लिखा अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन मोल, क्या लेना है अब आपको, इन मोल। तो बेसिक डेफिनेशन क्या हो गई, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन मोल प्रेजेंट इन 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलिलिटी। क्लियर सी बात है। अब हमें कहीं पे भी ग्राम यूज नहीं करना, अब हम क्या यूज करेंगे, मोल, क्योंकि हम मोलिलिटी की बात करें डायरेक्ट मोल से। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये सबसे अच्छी डिफिनेशन, सीधे सिंपल वे में ऐसे है वही चीज, बस मैंने उसको वहां इजी कर दिया थोड़ा सा। डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूले बनते जाएंगे। क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर सी बात है। मतलब अब आपको क्या यूज में लेने हैं, मोल यूज में लेने हैं सोल्व करने के लिए। तो देखो मोलिलिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल एम से, और स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या हो गया, एम इक्वस टू, स्मॉल एम लिखूंगा, स्मॉल एम इक्वस टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलो। चेक है क्या लिखा, मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट की अमाउंट किस में लेनी है, किलोग्राम में। अच्छा, जब आप इसको किलोग्राम में ले रहे हो तो क्या मैं इस अमाउंट को वेट लिख सकता हूं क्या, आप उसको किलोग्राम में ले रहे हो तो किलोग्राम में ले रहे हो, इसका मतलब मैं इस अमाउंट को वेट लिख सकता हूं। तो फॉर्मूले में क्या लिख सकता हूं, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है, किस में लेना है, किलोग्राम। अब बाई चांस आपने इसको ग्राम में लिया तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बात तो ये। दूसरी चीज ये कि जो मोल है, मोल को निकालने के लिए आपने एक फॉर्मूला यूज में लिया, वेट अपॉन में ग्राम मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, ये लो ऐसे लिख देते। इसका मतलब ये चेंज हो सकता है वेट की टर्म में जाकर। मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, वेट ऑफ सोल्यूट किस में लेना है भाई, ग्राम में, अपॉन में मोल ऑफ सोल्यूट, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। बोलो बात समझ में आ गई, क्या लिखा मैंने, मोल इक्वल, या मोल था, मोल की जगह वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिया, तो ये जो मोल थे, मोल ऑफ सोल्यूट, ये चेंज होकर क्या बन गए, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोल ऑफ सोल्यूट, इनटू ये वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है ये मैंने एज इट इज यहां ले लिया, और ये किस में लिया, किलोग्राम। अब इसको सॉर्ट करते हैं क्योंकि आगे हमें इसको कई जगह बार बार यूज में लेना है। तो एम इक्वल टू, ये जो वेट ऑफ सोल्यूट है इसको किससे लिखूंगा, डब्ल्यू ए से। एक चीज फिक्स कर लिए,
पूरे चैप्टर में जहां भी WA आएगा, ध्यान से सुन लेना भाई, बार बार ये चीज रिपीट नहीं करूंगा, जहां भी पूरे चैप्टर में WA लिखूंगा वो होगा वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर बात है? जहां भी WB लिखूंगा वो होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। जहां MA लिखूंगा, क्या लिखूंगा? MA, वो होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और जहां MB लिखूंगा वो होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये आप फिक्स कर लें, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस चीज को फिक्स कर ले, क्योंकि पूरे चैप्टर में जहां जहां भी WA, WB, MA, MB यूज में लूंगा वो चीजें होगी इनके लिए। WA लिखूंगा वेट ऑफ सॉल्यूट, WB लिखूंगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, MA लिखूंगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, MB लिखूंगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। पूरे चैप्टर में यही टर्मिनोलॉजी यूज में लूंगा। क्लियर बात? चलिए, यहां मैंने लिखा वेट ऑफ सॉल्यूट, तो इसको वेट ऑफ सॉल्यूट को मैंने WA लिख दिया। मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉरी यहां क्या किया, यहां आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को किससे लिखूंगा? MA से। इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट किससे लिखूंगा? WB से। अच्छा, अगर ये किलोग्राम में है तो ठीक है, ये तो ग्राम में ही रहेगा, ये किलोग्राम में है तो ठीक है। बाई चांस अगर ये किलोग्राम की जगह आपको किस में मिल जाए? ग्राम में मिल जाए। कौन? WB आपको ग्राम में मिल जाए तो आपको इसको किल से मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपका फॉर्मूला। There M is the molality of solution, WA weight of solute, MA molecular weight of solute, WB weight of solvent। क्लियर बात है? ये आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले के बेस पे आपको क्या करने हैं? क्वेश्चन सोल्व करने हैं। यहाँ तक की बात सबके समझ में आ गई? क्या कर सकते हैं? चलो, इसके बेस पे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 8 ग्राम ऑफ NaOH। क्या लिखा? 8 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 592 ग्राम 592 ग्राम ऑफ dissolved in 592 ग्राम ऑफ solvent, ग्राम ऑफ solvent, then calculate the molality of solution। ये आपका क्वेश्चन। 8 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 592 ग्राम ऑफ solvent, then calculate the molality of solution। कैलकुलेट कर लो। चलो, क्या ये मेरे पास ग्राम में वैल्यू दे रखी है दोनों की? और जब ग्राम में वैल्यू दे रखी है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। इस फॉर्मूले को यूज करता हूं तो देखिए M इक्वल्स टू WA, यहां लिख लू क्या साइड में? ऐसे समझिए, यहां लिखते हैं WA, यहां लिखा MA, यहां लिखा WB और यहां लिखा M। WA बोलो कितना है? 8 ग्राम। MA किसके लिए देखना है आपको? NaOH के लिए। और NaOH का मोलिकुलर वेट देखोगे तो कितना आएगा? 40। आप एक काम कर लें, आप अपनी जो भी नोटबुक है उस नोटबुक के लास्ट जो आपका पेज है उस पे आप जो भी मोलिकुलर वेट आते जा रहे हैं क्वेश्चन में, जैसे जैसे आते जा रहे हैं, आप एक टेबल बना लें, उसमें फॉर्मूला लिखे और आगे उसका मोलिकुलर वेट लिखते जाएं, ताकि आपको ये समस्या नहीं रहे। कई बच्चों की दिक्कत रहती है, उनको ये नहीं पता मोलिकुलर वेट में क्या करना। तो भैया देखो, सॉल्यूशन जो चैप्टर है इसमें फिक्स है, यूरिया फिक्स है, ग्लूकोज फिक्स है, ऑक्जेलिक एसिड फिक्स है, शुगर फिक्स है, NaOH फिक्स है। ठीक बात है?
बेंजीन, बेंजोइक एसिड। आपको मैक्सिमम 7 या 8 ऐसे सोल्ट मिलते हैं जिनका मोलिकुलर वेट बार बार यूज में आता है। ठीक बात है। कौन कौन से? यूरिया, ऑक्जेलिक एसिड, NaOH, NaCl, ग्लूकोज, शुगर, एसिटिक एसिड नहीं, हाँ तो यूरिया का लिखो 60, ऑक्जेलिक एसिड का 63, NaOH का 40, NaCl का 58.5, ग्लूकोज का 180 और शुगर का 342। ठीक है। इसके अलावा और जैसे जैसे आते जाएंगे आप ऐड करते जाना अपनी टेबल में। बाकी ये फिक्स करो क्योंकि जनरली आपको यही एग्जांपल्स बार बार रिपीट होके मिलेंगे, तो आपको इनके मोलिकुलर वेट पता होने चाहिए। ठीक है। चलो, तो हमने कहा इसका मोलिकुलर वेट कितना है NaOH का 40, WB कितना है 592 ग्राम और मोलिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में लाओ। तो m इक्वल टू क्या हो गया 8 इंटू 1000 अपॉन में 40 इंटू 592। ठीक है। m इक्वल टू 8 से ये कैंसिल आउट होता है क्या? 1 टाइम, तो देखो 8 से 7 4, तो कितना हो गया हमारे पास अपॉन 40 इंटू 74। ठीक है। आगे सोल्व आउट कर लो। ये कितना हो गया 100 अपॉन में 4 इंटू 74 कितना हो गया 100 अपॉन 296। ठीक है। ये इसकी मोलिलिटी आएगी। इस मोलिलिटी के बेस पे मैं ये बोल सकता हूँ 0.34 और मोलिलिटी की यूनिट लगाऊंगा m। क्या लगाऊंगा? स्मॉल m, वो मोलिलिटी की यूनिट। कर सकते हो क्या? वापस से चेक करो एक बार जो लिखा उसको फटाफट से। हाँ, कर लिया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन वही रखते हैं। चलो, हमने कहा 8 ग्राम ऑफ NaOH, 8 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 500 ml of solvent, 500 ml of solvent। देखो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं इसको ऐसे लिखूं 8 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा सा यहां मैंने सॉल्यूशन यूज में लिया है। क्या लिया मैंने? सॉल्यूशन। 500 ml ऑफ सॉल्यूशन इफ density of solution is 1.2 gram per ml। क्या लिखा मैंने? if density of solution is 1.2 gram ml, find out the